Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 5 एंड द टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। और फिर उसके बाद उसी का अगला टॉपिक जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, इसको आज हम स्टडी करेंगे डिटेल से। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। All right, students. The first thing is excretion. Excretion को जल्दी से define करते हैं और उसके बाद फिर आगे explanation में चलेंगे। Excretion is removal of wasteful metabolites. All right. मेटाबॉलिज्म में पैदा होने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको मजीद बॉडी में इस्तेमाल या रिसाइकल नहीं किया जाएगा, उनको बॉडी से खारिज कर दिया जाता है और इस अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक्सक्रीशन में हम ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करते हैं, जिनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह शामिल हैं। फिर इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि एनिमल्स के अंदर जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मेटाबोलाइज करके उनके प्रोडक्ट्स को वेस्ट प्रोडक्ट समझा जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो उनको स्टूडेंट्स पहले हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को जब मेटाबोलाइज किया जाएगा तो दे विल प्रोड्यूस मेटाबोलाइज्ड to produce energy, carbon dioxide and water. अब यहां पे एनर्जी को तो इस्तेमाल कर लिया जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाद में बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा। जो हम एक्सहेलेशन वगैरह का प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सपायरेशन का, या इसके साथ ही साथ जो लंग्स को मॉइस्ट रखने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है जो जरूरत से ज्यादा होगा, वो बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू इजाफी पानी पैदा हो रहा है उसको यूरिनेट कर दिया जाएगा, बॉडी से निकाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा ग्रुप हमारे पास आ रहा है, दे आर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इस टॉपिक में हमारा मेन फोकस इन रॉ मटेरियल्स के ऊपर रहना चाहिए। प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स वगैरह, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सब यूनिट्स दैट आर नोन एज अमीनो एसिड्स। इन अमीनो एसिड्स के पास जो अमाइन ग्रुप है उसी को रिमूव करके रिसाइकल किया जाता है अगर तो उसकी दोबारा जरूरत हो, और जब उसकी दोबारा जरूरत नहीं रहेगी तो फिर उससे मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीट हो रहे हैं, इनको हम अभी स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स को मेटाबोलाइज किया जाता है, metabolized to produce ammonia, urea or uric acid. All right students, अब ये तो दो बड़े ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जिनको तोड़ा जाए और इनसे कौन कौन से वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स पैदा किए जाएं, इनको हमने यहां पे लिख लिया है। ये भी पॉसिबल है कि इनके अलावा वाटर या सॉल्ट्स को भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के तौर पे बॉडी से खारिज कर दिया जाए। तो किन कंडीशंस में इनकी जरूरत होती है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहां पे। वाटर, जी स्टूडेंट्स, अब वाटर किन कंडीशंस में एक्सक्रीट किया जाता है, इसको भी समझ लें। वाटर इज excreted in animals living in hypoosmotic environment. All right. अब हाइपोऑस्मोटिक की टर्म यहां पे यूज की गई है। याद रखिएगा कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक वगैरह, दे आर डिफरेंट टर्म्स। हाइपोऑस्मोटिक का मतलब क्या है, जब हम इसके साथ हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट का लफ्ज लगा रहे हैं तो इसका मतलब है द थिंग्स दे आर गोइंग आउटसाइड द सेल। तो सेल के बाहर वाली जगह पे
जब सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको हम कहेंगे दिस इज हाइपोऑस्मोटिक। ऑलराइट, अब सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है तो अंडरस्टूड है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि डाइल्यूट एनवायरनमेंट। जब बाहर पानी की कंसंट्रेशन पहले ही बहुत ज्यादा होगी तो वाटर की फ्लडिंग होगी टुवर्ड्स इनसाइड द सेल, तो सेल को पानी को खारिज करना पड़ेगा। इस वजह से इस केस में हम कहते हैं वाटर इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर इसके साथ ही जो दूसरी चीज हम यहां पे लिख रहे हैं, दे आर सॉल्ट्स, नमकियात। अब आपके जहन में फौरी तौर पे ज्यादातर मरीन फिश वगैरह आ जानी चाहिए, क्योंकि समंदर में पाए जाने वाली मछलियां ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही हैं जहां पे हाइपरटोनिक सराउंडिंग्स है। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं यहां पे, salts are excreted in animals living in hypertonic environments. Alright students, अब चूंकि बाहर नमकियात ज्यादा हैं और अगर बॉडी के अंदर भी सॉल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो उस सूरत में बॉडी को सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। तो होम्योस्टैटिक सिस्टम क्या करवाता है, सॉल्ट्स को अंदर से उठा के बाहर खारिज करवा देता है। दैट्स व्हाई सॉल्ट्स आर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन दीज केसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसको मैं लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। ऑलराइट, द प्रोसेस इज डीएमिनेशन। जी स्टूडेंट्स, अब आपको लफ्ज देख के तो फौरन समझ आ जानी चाहिए। डीएमिनेशन इसका मतलब क्या है, अमाइनो ग्रुप को हटा देना। तो अमाइनो ग्रुप को हटा देने से क्या मुराद है, अभी मैंने आपको बताया था जो दो बड़े ग्रुप्स हमने पढ़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जिनके मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से खारिज किया जाता है बाद में, उनमें प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स शामिल थे। तो प्रोटीन्स या न्यूक्लियोप्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स के नाइट्रोजनस बेसेस, दे आर ऑलवेज डीटैचिंग देयर अमाइनो ग्रुप। अपने अमाइनो ग्रुप को डीटैच कर रहे हैं, कैटाबलाइज करके, तोड़ के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो अमाइंस वहां से निकल के ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। अगर ब्लड प्लाज्मा में आहिस्ता आहिस्ता अमाइंस की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो उस सूरत में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बॉडी के बाकी सिस्टम्स या ऑर्गन्स का भी। तो इस वजह से इनको निकाल देना ही बेहतर है बॉडी के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पहले हम यहां पे ये लिख रहे हैं कि ये प्रोसेस है क्या, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि अगर ना निकाला जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। वेल, डीएमिनेशन इज removal of amino group, all right, that is NH2 and it is always in attached form, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, from amino acids and other organic molecules. Alright, अब ये जो अमाइनो ग्रुप्स डीटैच हुए हैं इनकी दो फेट्स हो सकती हैं। Either they can be recycled, alright, और अगर इनकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही तो फिर they need to be excreted. Alright students, अब एक्सक्रीशन के लिए यह बात इंपॉर्टेंट है कि इनको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स मुख्तलिफ एंड प्रोडक्ट्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसमें अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड वगैरह हो सकते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट जब तक बॉडी के अंदर रहते हैं ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जनरलाइज सी, कि दे कॉज टॉक्सिसिटी इनसाइड द बॉडी, जहरीलापन फैला सकते हैं बॉडी के अंदर। तो उस जहरीलेपन को खत्म करने के लिए जरूरी है कि बॉडी अपने वाटर के अंदर इनको डिसॉल्व करके बॉडी से खारिज कर दे। अगर इनको वक्त पे खारिज नहीं किया जाता और ये एक्यूमुलेट होते रहें तो उस सूरत में इनके कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, अगर इकट्ठे होते जा रहे हैं बॉडी के अंदर तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। दे मे कॉज कन्वर्जन्स, ट्रिप्स वगैरह या दौरे पड़ सकते हैं इसकी वजह से।
ऑलराइट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, मसल्स का अकड़ाव भी हो सकता है। फिर कॉमा वाली स्टेट भी हो सकती है कि जहां पे पूरी बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए और सिर्फ इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद द हार्ट बीट चलते रहें। और खुदा न खास्ता अगर इसके बाद भी कंट्रोल ना किया जाए तो फिर अल्टीमेटली डेथ में अकर, वफात भी हो सकती है बॉडी की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें इस बात का पता बता रही है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल इट इज वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग खारिज कर रहे हैं बॉडी से, उनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज इन विच दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, तो मैं इसके लिए 3 ग्रुप्स यहां पे बना रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे वो नाइट्रोजनस वेस्ट जिनको हम मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कह सकते हैं, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑलराइट, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट में स्टूडेंट हम शामिल करेंगे अमोनिया, then urea and then uric acids. Alright, अब अमोनिया जो है वो डायरेक्टली अमोनिया पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, हाईली सॉल्युबल है, तो जैसे ही प्रोड्यूस होगा प्लाज्मा के अंदर हल हो जाएगा। उसके बाद इसको फौरी तौर पे बॉडी से खारिज करना चाहिए, लेकिन पानी की मिकदार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यूरिया हमारी बॉडीज के अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जहां पे मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, और यूरिक एसिड उन जानदारों के अंदर जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी निस्बतन बहुत ही कम होती है, उनके अंदर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप हम बना लेते हैं, दे आर लो क्वांटिटी नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो बहुत ही कम मिकदार में पैदा किए जा रहे हैं। अब इनके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि मेजर फॉर्म वही है, वो तो यही तीनों हैं जो हमने लिख लिए हैं। इसके बाद जो अगले ग्रुप्स आ रहे हैं, दीज आर क्रिएटिन, क्रिएटिनिन or creatinine and trimethyl amine ऑक्साइड। जी स्टूडेंट्स, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन इसको तो आसानी से समझ सकते हैं आप। आपके मसल्स के अंदर एक मखसूस प्रोटीन है जिसका नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं कि इट इज द बैकअप ऑफ एटीपीज। एटीपीज ने जब भी अपना आखिरी टर्मिनल फॉस्फेट रिलीज करना है तो उसको रिसाइकल करवा के एडीपी से दोबारा एटीपी बनाने के लिए क्रिएटिन फॉस्फेट इट विल बी द फॉस्फेट डोनर। ऑलराइट, और फिर बाकी क्या रह जाएगा, क्रिएटिन। और जब क्रिएटिन को भी मेटाबोलाइज कर लिया जाए तो फिर बन जाएगा क्रिएटिनिन, और उसकी एक लेस टॉक्सिक फॉर्म हमें नजर आती है, दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। कम मिकदार में पैदा होने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। फिर इसके बाद ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो बहुत ही कम मिकदार में पैदा होते हैं, वेरी लो क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो बिल्कुल ही कम मिकदार में पैदा हो रहे हैं। ये कौन कौन से स्टूडेंट्स, इनके भी नाम याद रखिएगा, दैट आर purines, pyrimidines and amino acids. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो बहुत ही कम मिकदार में पैदा हो रहे हैं। फिर इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट का हमें इजाफा करना पड़ेगा, एंड दैट इज इफ द प्यूरिन्स एंड pyrimidines आर मेटाबोलाइज्ड, metabolism of purines and pyrimidines. Purines और pyrimidines हैं क्या? These are the nitrogenous bases. आप लोगों ने पढ़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स के साथ
कुछ सिंगल रिंग और डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस अटैच्ड होते हैं। ऑलराइट, दीज आर द प्यूरिन्स एंड pyrimidines। जब इनको तोड़ा जाता है तो इनमें से स्टूडेंट्स डीएमिनेशन के बाद बच जाते हैं xanthine, hypoxanthine, allantoin और उसके बाद अगेन द सेम मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट्स, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को आप याद किस तरह से रख सकते हैं, उनकी उस क्वांटिटी की बुनियाद पे जिसमें उनको रिलीज किया जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं बोर्ड 1 से। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। इसका क्या मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले जानदार कौन कौन से मुख्तलिफ नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से खारिज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जितना पानी अवेलेबल होगा उसके लिहाज से बॉडीज ने अडेप्ट किया हुआ है कि कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से खारिज करना है। तो इसकी डिटेल स्टूडेंट्स हम देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज अमोनिया। ऑलराइट, यहां पे मैं बुलेट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इन सारे पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेना है, और एट द एंड में इसकी एक टेबुलेटेड समरी भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने में आसानी हो जाए। ऑलराइट, अमोनिया, सबसे पहली बात हम जो यहां पे लिखेंगे, दैट इज इट्स टॉक्सिसिटी। इट इज हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर अगर ज्यादा देर रुकेगा तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जो इसका दूसरा नुकसानदेह पहलू है वो क्या है कि इट क्विकली डिसॉल्व्स इन ब्लड प्लाज्मा। ऑलराइट, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा, इसका मतलब उतनी जल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होगा और बाकी टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम्स को मुतासिर कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हैबिटेट के अकॉर्डिंगली हमने लिखनी है, प्रेजेंट इन एनिमल्स लिविंग इन hypotonic environments। ऑलराइट, इसी को अगर आसान अल्फाज में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, require large volume of water for excretion। और इसकी मिसाल क्या है, 500 ml of water is required to excrete 1 ml of ammonia। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के एग्जाम्पल्स में आप क्या शामिल करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स and some fish। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस बात से हमें यह पता चलता है कि अमोनिया जितना ज्यादा टॉक्सिक है उसको डाइल्यूट करने के लिए उतने ज्यादा पानी की जरूरत है, और पानी हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये उन्हीं जानदारों में एक्सक्रीट हो रहा है जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो वो तमाम एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, दे आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अमोनोटेलिक एनिमल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज यूरिया। इसको देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, यूरिया इज द सेकंड टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट।
अगर वहां पे टॉक्सिसिटी और बाकी पॉइंट्स को हम कंपेयर करते जाएं तो ये फौरन आपको याद हो जाएगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द टॉक्सिसिटी यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, और इसको हम कह सकते हैं मॉडरेटली टॉक्सिक। अमोनिया की निस्बत थोड़ा सा कम जहरीला है। फिर इसके साथ ही साथ वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से या सॉल्युबिलिटी के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑलराइट, देन किस तरह के एनवायरमेंट्स में यह पाया जा सकता है? एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन एनिमल्स living in restricted supply of water, restricted supply कह लें या moderate supply of water कह लें, यानी यहां पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो अमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स की निस्बत कम है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर क्वांटिटी के एतबार से देखें तो हम कहेंगे 50 ml of water is required to excrete 1 gram of urea. Alright students, फिर यहां से अगर हम ये डिराइव करना चाहें कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो तमाम एनिमल्स जो ज्यादातर मूव करके आ चुके हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, या उस तरह के एनिमल्स जो अभी तक बहुत सारे फ्रेश वाटर स्पीशीज की फॉर्म में पानी के अंदर भी मौजूद हैं लेकिन मेरीन वाटर के अंदर। ऑलराइट, देन वी कैन राइट हियर एनिमल्स excreting urea are ureotelic animals. Alright students, examples में हम खुद को शामिल कर सकते हैं, humans and other terrestrial animals. Alright, फिर उसके बाद जो थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज यूरिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, यूरिक एसिड ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, तो इससे फौरी तौर पे आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि अगर ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा रहा है तो इट रिक्वायर्स लीस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर। अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है इसकी टॉक्सिसिटी भी उतनी ही कम होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, द फर्स्ट पॉइंट विल बी लीस्ट टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू अमोनिया एंड यूरिया, देन इट इज soluble in water. What kind of animals possess it as the nitrogenous waste? Present in animals living in arid zones or arid habitats, यानी stressed conditions में जहां पे पानी बहुत ही कम अवेलेबल होगा। या इसमें स्टूडेंट्स हम शामिल कर सकते हैं आर्थ्रोपोड्स को और बर्ड्स को कि जो इस तरह के लाइफस्टाइल को अपना चुके हुए हैं कि बहुत कम पानी की अवेलेबिलिटी में भी सरवाइव कर सकते हैं। ऑलराइट, इसकी क्वांटिटी के एतबार से अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन से 1 ml of water is required to excrete 1 gram uric acid. Alright students, एग्जाम्पल्स में हम शामिल कर लेते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के भी मैंने नाम बताए आपको, बर्ड्स एंड arthropods, and these animals are known as uricotelic animals. Alright students, अब यही सारी की सारी डिटेल जो हमने यहां पे लिखी हुई है
एमसीक्यूज में याद रखने के लिए आपको इस समरी टेबल के अंदर नजर आ रही है। यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के एतबार से कितने पानी की जरूरत है 1 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम यूरिया और 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए, और एनिमल्स किस किस तरह के हैबिटेट्स में रह रहे हैं और उन ग्रुप्स के क्या नाम हैं, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में।